नमस्कार, मेरा नाम कल्पना नागर है। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में एमए द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी साहित्य में अध्ययनरत छात्रा हूँ। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रथम पेपर तृतीय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र हेतु मेरी विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा चुना गया विषय शीर्षक है अरस्तु की सत्यम शिवम सुंदरम संबंधित विचारधारा। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना नागर है। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल में एमए द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी साहित्य में अध्ययनरत छात्रा हूँ। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रथम पेपर तृतीय हेतु मेरी विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा चुना गया विषय शीर्षक अरस्तु का सत्यम शिवम सुंदरम काव्य संबंधित विचारधारा। हमारा विचारार्थ विषय अरस्तु के सूत्र पर आधारित है। सर्वप्रथम सत्य के विषय में उनकी धारणा की जानकारी आवश्यक है। उनकी दृष्टि में काव्य और कला का सत्य इतिहास के सत्य से भिन्न है। इतिहासकार घटित सत्य का वर्णन करता है इस बात की चिंता किए बगैर कि वह शुभ है अथवा अशुभ है, परंतु काव्य मानव जीवन और जगत के चिरंतन सत्य से जुड़े होने के कारण केवल बीते हुए का वर्णन चित्रण नहीं करता। जो हो चुका है उसे ही अपना विषय नहीं बनाता, बल्कि जो भविष्य में हो सकता है, जो संभाव्य है, उसे अपनी रचना में संकेतित कर देता है। त्रिकालदर्शी होने के नाते सच्चा साहित्यकार भूत की नींव पर वर्तमान का महल खड़ा करके उसमें भावी रंग भर देता है। साहित्यकार अपनी कल्पना के सहारे ही ऐसा कर पाते हैं। कल्पना के सहारे ही यह सब संभव भी है। इसलिए साहित्यकार की कल्पना वायवी नहीं होती, मात्र हवाई नहीं होती, वह विगत और वर्तमान अनुभूतियों की सुदृढ़ धरातल से अपनी उड़ान भरती है। इसीलिए अरस्तु घटित यानी व्यक्त सत्य की अपेक्षा संभाव्य सत्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संभाव्य सत्य ही साहित्य में आदर्श का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रकाशांतर में यह सत्य ही शिवम की भावना को प्रबल करता है। इस प्रकार साहित्य में शिवम का महत्व निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। पर शर्त यही है कि शिवत्व की स्थापना कला के माध्यम से की जानी चाहिए, कला की कीमत के आधार पर नहीं। यानी कि कला पर तनिक भी आँच नहीं आनी चाहिए, अन्यथा साहित्य और दर्शन में, साहित्य और नीति शास्त्रों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। ऐसा तभी होता है जब मनुष्य की भावनाओं का, उसकी संवेदनाओं का गला घोटकर उसके हित की अनदेखी की जाती है और समाज हित को हर हालत में सर्वोपरि मान लिया जाता है। साहित्य कला का आश्रय छोड़कर सीधे प्रचारवाद को यदि प्रश्रय दिया जाए, जैसा कि प्रगतिशील साहित्य में बहुधा देखने में आया है। अब आते हैं सुंदरम तत्व पर। जो जिसको प्रिय है उसके निकट वही सुंदर है। उदाहरण के लिए एक माँ को उसका बच्चा ही सबसे प्रिय होता है, वही उसके निकट सुंदर है। सुंदरता मन को आनंद प्रदान करती है। दर्शन और आध्यात्म की आनंदमय स्थिति साहित्य और साहित्यिक कृति से पूरी तरह तादात्म्य में स्थापित करके रस विभोर हो उठता है। सहृदयों को इस चरम स्थिति तक पहुँच सकने में किसी काव्य कृति की सफलता निहित है। सौंदर्य की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हुई है। काव्य में सौंदर्य की छटा तो सत्य को उद्भासित कर देती है। कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। आदर्शवादियों का सातत्य मूल्यों में पूर्ण विश्वास है। सातत्य मूल हैं उनके सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के अथवा अनेकता में एकता के रूप में है। सत्य ज्ञान की अनेकता में एकता है, शिव कर्म क्षेत्र में अनेकता में एकता है
और सौंदर्य भाव क्षेत्र का सामंजस्य है। कलाकार इन पर अपनी प्रतिभा का आलोक डालकर अपनी कृति के माध्यम से इन्हें जनता के लिए सुलभ और ग्राह्य बना देता है। इति सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रथम पेपर तृतीय, पेपर का नाम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इस पेपर की मार्गदर्शिका हमारी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम के मार्गदर्शन में हमने इस नवाचार से बहुत कुछ सीखा। मैम का यह अनूठा प्रयोग बहुत सराहनीय है। इस हेतु मैं मैम का कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैम, आपको मेरा सत सत प्रणाम। धन्यवाद मैम।